प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की आज क्लास है, जिसमें विषय है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। महाविद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें सभी विषयों के वीडियो आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि आपके मन में अक्सर ये प्रशिक्षुओं के मन में सवाल उठता है कि जिस तरह से सामान्य कक्षाएं चल रही हैं, उसी तरीके से ये भी कक्षाएं चल रही हैं कि इसको आपको लाभ क्या है। तो देखिए, आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, तो जो हमारा विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन से प्रयास किए गए, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे, इसलिए आपको स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद या वर्तमान समय में शिक्षा में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, संविधान में हमारे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत इसका वर्णन किया गया है, ये सारी चीजें आपको निश्चित रूप से जानना आवश्यक है। आपका प्रशिक्षण ही है, ये आपके मन में यह भावना उत्पन्न हो कि निश्चित रूप से हमको सामान्य कक्षाओं की तरह बीए के कक्षाओं की तरह आपकी कक्षाएं चलाई जाए, नहीं। इसको आप एकदम मस्तिष्क से हटा दीजिए कि आपको जो है ये समझने का विषय है, आपको जानने का विषय है। जब तक आप शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे तब तक ये आपकी आवश्यकता होगी। आपको जानना आवश्यक है कि संविधान में हमारे कहां पर क्या वर्णन किया गया, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई, कहां से उसमें परिवर्तन आया, कैसे उत्तरोत्तर उसमें सुधार हुए, ये सारी चीजें आपको जो इसी पेपर के अंतर्गत ही बताई जा रही है। बाकी विद्यालय खुलने के पश्चात जो आपसे क्रियात्मक कार्य हैं वो सारे होंगे। तो इस प्रकार से आपके मस्तिष्क में जो है ये बात नहीं होनी चाहिए कि सामान्य कक्षाओं की तरह जो है ये कक्षाएं चल रही है। सामान्य कक्षाएं नहीं है, बल्कि क्या है कि आपका एक प्रकार से ये प्रशिक्षण है। इसलिए आपको जो है ये कक्षाएं जो है वो क्लासेस जो है वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। आप इसको निसंकोच निसंदेह आप अपने मस्तिष्क से हटा करके पढ़ते रहिए। इस प्रकार से तो हम आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत, जो इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि स्वतंत्रता से पूर्व आजादी हमको प्राप्त हुई 1947 में। 1947 में आजादी प्राप्त हुई। आजादी से पूर्व कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं रही जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ओर प्रयास की, जो आज जो है इतना हम लोग जो है वो प्रयास करके शिक्षा को जो है प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम आपको बताए थे कि मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बताए थे 1918, हाइटान समिति जिसको हम बताए थे जांच समिति थी जो है, या भी जो है फिलिप हाइटान के द्वारा 1929 में जो है 1929 में क्या हुआ था, ये पूरा जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जांच करके भारतीय शिक्षा के संबंध में कि किस प्रकार से क्या चल रहा है। उसी की आगे आइए हम आप देखते हैं, जो हमारा मुख्य रूप से आज का टॉपिक है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वह पढ़ना है हमको स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजना। स्वतंत्रता टॉपिक है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व क्या देखना है हमको। स्वतंत्रता से पहले हम बताए कि स्वतंत्रता जो है वो 1947 के लिए, उससे पहले भारत में शिक्षा की नवीन योजना है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजना है। तो इसमें हमको क्या देखना है, स्वतंत्रता से पूर्व, जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हुई। जैसे हम आपसे कहे कि स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है, या कोई एकाएक जो है ये उभर करके नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे जो है प्रयास किया गया था हमारे महापुरुषों के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा, जिसके माध्यम से जो है आज हम इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। तो उसी प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व ही इसका शिलान्यास हो तथा शिक्षा की
उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि मेघालय की जो शिक्षा नीति रही है, अनेक विश्वविद्यालय जो स्थापित किए गए, जो समितियां स्थापित की गई, उनके माध्यम से आज ये तो उसी योजनाओं के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हमारी ऐसी रही हैं जो कि जो है वो संचालित होती रही। तो अगर इसके बारे में हम देखते हैं तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले, भारत जब आजाद हुआ उससे पहले जो है वह स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना है। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने जो है वो शिक्षा के संदर्भ में जो है वो कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें शिक्षा का अभाव है। अर्थात हमारा देश उन्नति तभी करेगा जब यहाँ के जनमानस को, आम जनता को शिक्षित किया जाएगा। अर्थात शिक्षा का मुख्य जो है बताया कि बिना शिक्षा के हम विकास नहीं कर सकते। इसके लिए यदि देश को समुन्नत बनाना है, विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है, तो निश्चित रूप से सर्वसाधारण जनमानस को शिक्षा जो है देना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में कहा कि भारत स्वतंत्र होने के पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत जो है या हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। उसका कारण ये बताया क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है वहां पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा जो है नहीं दी जा रही है। अगर देश को समुन्नत बनाना है तो निश्चित रूप से जो है सर्वप्रथम जनसाधारण को जो है वो क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा। ये जो बात, जो घोषणा एक प्रकार से की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा, इस घोषणा से राष्ट्र जो हमारे निर्माता थे, जो हमारे भविष्य के बारे में, राष्ट्र के विषय में सोच रहे थे, उन निर्माताओं में एक नया उत्साह आ गया कि निश्चित रूप से शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया, शिक्षा की नई योजनाओं को जो है वो संचालित करने का कार्य किया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शिक्षा रही है, कौन कौन सी ऐसी योजना रही है जिस योजना के माध्यम से जो है यह हमारी शिक्षा संचालित हुई। तो पहला हमारी जो है शिक्षा योजना रही है विद्या मंदिर योजना। योजना जो हमारी रही है विद्या मंदिर योजना, जो ये हमारी विद्या मंदिर योजना, हमारी 3 योजनाएं थी। तो तीनों योजनाओं को हम बारी बारी से बता देंगे। तो पहले देखिए हम जो है विद्या मंदिर योजना के बारे में चर्चा करते हैं, इसके विषय में जानते हैं। तो विद्या मंदिर जो हमारी योजना थी, इस योजना का संचालन जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, शिक्षा मंत्री के रूप में तत्कालीन पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री उस समय तत्कालीन थे। और उन्होंने क्या किया था कि 1938 में, कब 1938 तत्कालीन शिक्षा मंत्री रविशंकर शुक्ल ने 1938 में जो है क्या किया था कि 80 विद्यालय जो है स्थापित किए। इसी योजना के तहत 80 विद्यालयों की स्थापना जो है वो की गई। ये 80 विद्यालय जो है विद्या मंदिर योजना के तहत जो है स्थापित किए गए थे, जिसमें क्या किया था, इस विद्या मंदिर के लिए अध्यापक कौन होंगे, प्रशिक्षित। आप प्रशिक्षित की बात नहीं की गई, प्रशिक्षित अध्यापक भूमि, ठीक है। तो 80 विद्यालयों की स्थापना की गई। 1938 में इस योजना का संचालन किया गया। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जिसमें जो है अध्यापकों की नियुक्ति की बात की गई। उसके बाद जो है भूमि की बात की गई, राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की बात की गई, राष्ट्रवादी
पाठ्यक्रम की बात की गई। इस योजना के अंतर्गत कौन सी योजना? विद्या मंदिर योजना। तो यह योजना जो है इतना जो है योजना में कार्य किया गया, लेकिन यह योजना क्या रही कि बहुत दिनों तक जो है वह चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि जो है इस योजना में देखा गया जो है कि राष्ट्रवादी जो हमारे पाठ्यक्रम रखे गए या जो है अन्य व्यवस्थाएं रही, बहुत इसका जो है वो क्लियर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो है ये योजना बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। दूसरी हमारी योजना आई, जो हमारी योजना रही है वह जो है वॉलंटरी स्कूल योजना। वॉलंटरी स्कूल योजना। वॉलंटरी स्कूल योजना जो हमारी रही है वह योजना जो है शिक्षा हेतु व्यक्तिगत प्रयास देने व सामूहिक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से, व्यक्तिगत जो प्रयास दे रहे हैं कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और जो है सामुदायिक सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, उस दृष्टि से 1938 में जो है यह क्या हुआ कि सबसे पहले 1938 में बंबई प्रांत में यह योजना क्या हुई? संचालित की गई, अर्थात चलाई गई। इसको एक बार फिर से देखते हैं। शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयास देने व सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से 1938 में बंबई प्रांत में यह योजना जो है वो लागू की गई। इस योजना में क्या था? जिसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या था चलाने का, लागू करने का? बंबई प्रांत में क्या उद्देश्य था उसको हम देखते हैं। तो शिक्षा हेतु जो व्यक्तिगत प्रयास है उसकी स्थापना करना, व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा जो है दी जा रही है, उसके लिए विद्यालय स्थापित करना तथा ऐसे ग्रामों में स्कूल की स्थापना की जाए जहां पर शिक्षा का व्यय अधिक हो, अर्थात जहां पर अधिक शिक्षा लोग प्राप्त करने वाले हों, शिक्षा की व्यय हो। तो इस तरह से जो है ये वॉलंटरी स्कूल योजना हमारी दूसरी चलाई गई। यह योजना भी जो है वह जो है इस योजना को काफी सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरी जो हमारी योजना रही वॉलंटरी स्कूल योजना, काफी हद तक जो है इसको जो है सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद हमारा जो तीसरी योजना रही है, तीसरी योजना जो हमारी रही है वह बेसिक शिक्षा योजना, जो महत्वपूर्ण योजना रही, जो आज वर्तमान समय में जो है हमको दिखाई देती है। तो बेसिक शिक्षा योजना तीसरी हमारी योजना जो रही है वो बेसिक शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा योजना को अगर हम देखें जो है कि क्या थी, किसके द्वारा? इस योजना के प्रतिपादक जो थे वह जो है महात्मा गांधी। इस योजना के प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो 1937 में भारत के अनेक प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल हुआ। उसी समय जो है कांग्रेस की एक प्रकार की स्थापना, तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है इसी समय कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है इसी समय जो है वो बना। और कब बना था ये जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल? 1937 में। 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। तब जाकर के गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने कौन सी पत्रिका थी? वो बहुत प्रचलित पत्रिका है हरिजन, है ना। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इस हरिजन नामक पत्रिका में उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया? तो हरिजन नामक पत्रिका में जो है उन्होंने बेसिक शिक्षा की संपूर्ण अवधारणा, इसमें क्या लिखा है हरिजन पत्रिका में? बेसिक शिक्षा की अवधारणा, बेसिक शिक्षा की अवधारणा को जो है
क्या किया जो है कि गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में जो है 1937 में जो है इसको लिखकर जो है सरकार के सम्मुख जो है वो प्रस्तुत किया। और जो इसमें जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा थी, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हरिजन नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी कि इसमें जो अवधारणाएं शिक्षा से संबंधित दी गई हैं सरकार उस पर ध्यान दे। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि इस अवधारणा को जो है वो प्रसारण की स्वीकृति दी। ठीक है, स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो इसमें जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा हरिजन पत्रिका में थी, इसको कैसे प्रसारित हो, कैसे ये लोगों तक पहुंचे, कैसे ये सब सारी चीजें जो है सरकार के संज्ञान में आए, इसके लिए जो है उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किस लिए किया गया था? बेसिक शिक्षा में जो अवधारणाएं व्यक्त की गई थी उसी को जो है वो प्रचार प्रसार के लिए एक प्रकार से की गई थी कि उसको जो है प्रसारण की स्वीकृति के लिए यह जो है वो सम्मेलन, इसी को हम जो है वह चूंकि यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय वर्धा में। ठीक है, इसीलिए इस सम्मेलन को जो है हम वर्धा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। प्रश्न जो है आपका वर्धा शिक्षा सम्मेलन से भी पूछा जाता है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस लिए किया गया था, उसमें क्या कार्य थे, है? और जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो इससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जब ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में सम्मेलन का उद्देश्य आपको बता ही दिए कि वर्धा में किया गया था, वह भी जो है वो प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में जो प्रस्तुत विचार थे, जो सिद्धांत थे, उसके क्रियान्वयन के लिए, इसके लिए क्रियान्वयन के लिए जो सिद्धांत थे हरिजन पत्रिका में सिद्धांत और उसके साथ साथ जो विचार थे हरिजन पत्रिका में जो दिए गए थे, जो सिद्धांत थे और जो विचार थे, वह सिद्धांत और विचार जो है क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। जो समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह जो है दिसंबर 1937 में, दिसंबर 1937 में और अप्रैल 1938 में। ये जो है क्या हुआ कि डॉक्टर जो समिति थी, वह समिति जो है अप्रैल में जो है वह 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की और 1 अप्रैल जो है 1938 में प्रस्तुत की। इस प्रकार से इस जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में था क्या, इस पर जो विशेष रूप से जो दिया गया था, तो उसमें हम देखें रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट में हम बिंदु वाइज देखें तो पहला बिंदु जो हमारा था, बच्चों को श्रम से प्रेम, बच्चों को श्रम से प्रेम पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु हमारा जो था वह था जो है हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प की शिक्षा। तीसरा जो हमारा बिंदु था वह था जो है धर्म दर्शन और विज्ञान की शिक्षा, धर्म दर्शन
ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें सम्मिलित थी, जिसमें जो है क्या कहा गया था कि शिक्षा ये सब सारी चीजों की जो है वो शिक्षा निश्चित रूप से बच्चों को जो है वो दी जानी चाहिए, जिसका प्रभाव जो है आज आधुनिक युग में भी है। मैंने पहले भी कहा था कि आधुनिक युग में भी जो है जो शिक्षा परियोजना बेसिक की हमारी चलाई गई वह जो है वर्तमान समय में भी हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी योजनाएं है। उसके बाद हम बताते हैं जो है एक और योजना थी सार्जेंट योजना, है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, सार्जेंट का नाम सुने होंगे 1944 में। तो सार्जेंट योजना चलाई गई थी, सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना जो थी वो 1944। तो सार्जेंट योजना हमारी जो थी, तो भारत के शिक्षा सलाहकार जो थे वह सर जॉन सार्जेंट शिक्षा सलाहकार जो थे, शिक्षा सलाहकार, शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट। तो शिक्षा सलाहकार जो थे सर जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को प्रस्तुत की, जिसमें जिसको जो है सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस योजना में जो है क्या था, इस योजना में जो है इस योजना को कह लीजिए कि 12 भागों में या 12 अध्यायों में बांटा गया था। तो यह योजना जो है वो 12 अध्यायों में बटी थी, अर्थात ये कह लीजिए कि यह योजना 12 भागों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 12 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो 12 भागों कौन कौन से थे हम बता देते हैं आपको लिख करके। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पहला जो हमारा था, पहला पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दूसरा जो था वो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तीसरा जो हमारा पहले जो है प्राथमिक शिक्षा से पहले जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद जो है तीसरी हमारी जो थी हाई स्कूल शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा। तो इस प्रकार से पहले जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, फिर प्राथमिक शिक्षा, फिर जो है वो हाई स्कूल शिक्षा, उसके बाद जो है विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा। उसके बाद फिर जो है पांचवा हमारा था प्राविधिक शिक्षा। इस प्रकार से शिक्षा के क्रम में जो है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा के बाद जो है वो प्राथमिक शिक्षा है, उसके बाद कला शिक्षा, कला शिक्षा। सातवां हमारा जो है रहा है कला शिक्षा के बाद जो है वो प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बाद अगर हम देखें जो है तो अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण। अगला जो हमारा नौवां रहा है छात्रों का स्वास्थ्य, छात्रों का स्वास्थ्य। इस प्रकार से देखिए आप जो है तो कला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, छात्रों का स्वास्थ्य, विकलांग बालक शिक्षा। 10वां हमारा है विकलांग बालक शिक्षा। उसके बाद 11वां रहा है मनोरंजनात्मक शिक्षा, मनोरंजनात्मक शिक्षा। और इसके बाद जो हमारा 12वां बिंदु था, नेक्स्ट बिंदु था सेवा योजन शिक्षा, सेवा योजन शिक्षा।
इस प्रकार से देखिए जो है, जो हमारी ये योजनाएं रही है, इस योजना को जो है वह राष्ट्रीय योजना का जो 12 अध्यायों में बांटा गया था, वो 12 अध्याय और प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षा, छात्रों का स्वास्थ्य की शिक्षा, विकलांग बालक की शिक्षा, मनोरंजनात्मक शिक्षा, उसके बाद सेवा योजन की शिक्षा। इस प्रकार से इसको 12 भागों में बांटा गया था। इन्हीं पर जो है सार्वजनिक योजना जो है अपनी रिपोर्ट जो है आख्या प्रस्तुत की थी। इस प्रकार से सार्वजनिक शिक्षा योजना जो हमारी रही है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का व्यापक प्रचार करने का प्रयास इसमें किया गया है। इसमें सभी छात्रों को समान रूप से अवसर देने की बात कही गई है और प्रयास किया गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अगर देखा जाता है तो यह कमीशन जो है, हमारी यह योजना जो है, एक आदर्श प्रस्तुत करने का कार्य की है। इस प्रकार से, लेकिन अगर देखा जाता है तो ये योजना जो हमारी सार्वजनिक योजना रही है वो काफी खर्चीली है ना। इस प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व हमारे जो है ये हमारी योजनाएं रही है, जिसमें जो है आपको हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर इसका आप अध्ययन करिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो शिक्षक से संपर्क करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अभी तक आपको स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा के बारे में बताए हैं, अब हम आपको स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद जो है हमारी शिक्षा योजनाएं किस प्रकार से रही, कौन से आयोग गठित किए गए, कौन से क्या रहे, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे।